तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आप लोगों को एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपका पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला था जब इनके बीच में मीडियम क्या था, एयर है। तब आपको ये फार्मूला निकल के आता था, A एरिया ऑफ द प्लेट था एंड D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अब आपका जो आर्टिकल है, इनकी प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये पार्सली इसको फिलअप किया गया है। इसकी थिकनेस को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, T से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हमें ये बताना है कि किसी मीडियम को कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच इंट्रोड्यूस करने पर उसकी कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, तो एक्स प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया था ड्यू टू इंडक्शन, वाई प्लेट पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया था। जब हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट हैपन, तो आप देखिए एक्स एक्स के पॉजिटिव है तो इसके जस्ट सामने कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये प्लस क्यू है तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। वाई प्लेट पर आपका यहाँ पर इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप फिगर में देखें, जब प्लेट नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनिशियली ई नॉट रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन D, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू D। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस देन V इज ऑल्सो डिक्रीजेस। जब V डिक्रीज होगा तो आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। व्हेन V डिक्रीजेस देन C इज इंक्रीजेस, यानी ऑन इंट्रोड्यूसिंग a mica set between the plates of a capacitor, parallel plate capacitor, its capacitance increases। तो बेटा एक हम फार्मूला आपको डिराइव करके बताने जा रहे हैं, तो उसे ध्यान दीजिएगा। अब हम अगर एयर में प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एयर में ये है और ये है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम E1 कंसीडर करते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज Q अपॉन A के बराबर होता है। तो इस तरह से E1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के बराबर होगा। और इसी तरह से जब मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर आप E2 कंसीडर करते हैं तो ये होगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर इसकी वैल्यू को पुटअप करोगे तो ये E2 आपका हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो इस तरह से E1 और E2 की वैल्यू हमने निकाली। इसको आप मीडियम वाले को E2 मान लो, तो E1 और E2 की वैल्यू को आपने फाइंड किया। अब आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू E1। और एयर में जरा देखिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, D माइनस T प्लस, एंड मीडियम में इसकी थिकनेस कितनी T है तो T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से निकाला, हमने वही बताया, E इज इक्वल टू V अपॉन D, देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू D से। अब हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर दें तो V इज इक्वल टू E1 की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस E2 की वैल्यू है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू T। अगर आप पूरे रिजल्ट में देखें तो आपको क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा D माइनस T प्लस,
और उधर से आपका आ जाएगा T अपान K। ध्यान दीजिए, तो ये V की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्या था? C इजकल टू Q अपान V। शुरू में हम आपको बता चुके हैं। तो V की वैल्यू को यहाँ पर जब पुटअप करोगे, C इजकल टू Q अपान V की जगह Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज D माइनस T प्लस T अपान K। ये आपका रिजल्ट आएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ माइका शीट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब यहाँ पर हम केस कंसीडर कर रहे हैं इफ अगर हम इसे फुली फिलफिल कर दें, यानी T इक्वल टू D कर दें, तो जहां T है वहां D रख दें, तो देखें अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस D प्लस D अपान K, तो ये आपका हो जाएगा CM। D और D जीरो हो गया, K ऊपर पहुंच जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यानी इस रिजल्ट में अगर आप देखें, इससे पहले जो हमने एयर में कैपेसिटेंस बताई थी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान D का K टाइम्स हो गया। यानी when between the plates medium is fulfilled, then the capacitance of a capacitor become K times। यानी मीडियम की जो कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट इज K टाइम्स ऑफ CA, वेयर A क्या है? एयर में कैपेसिटेंस है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया जिसकी प्लेटें X और Y हैं, और इस प्लेट को पहले कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। चार्ज करने के बाद इसे आप देख रहे होंगे कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और इसके बाद इनकी प्लेटों के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी माइका शीट इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डायलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। केस 1, दो केसेस होंगे। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो आपके ये 4 पैरामीटर हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना। अगर प्लेटों के बीच बैटरी कनेक्टेड रहती है तो जो पोटेंशियल इनिशियल था वही बाद में भी होगा, यानी V इजकल टू V नॉट, वेयर V नॉट इज द इनिशियल पोटेंशियल एंड V क्या है? आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैब। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी? रिमेन्स सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बिफोर एंड आफ्टर। एंड चार्ज क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना होगा? K टाइम्स होगा। और जब चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे इस रिजल्ट को। ओके, सेकेंड केस है, अब आपको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल अब प्लेटों के बीच डिक्रीज होगा 1/K टाइम्स, लेकिन चार्ज प्लेटों के बीच रिमेन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी E इक्वल टू E नॉट बाई K, और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो ये फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में हम इनका यूज करेंगे, अच्छी तरह से इसे लर्न कर लेना हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एक तरह से डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी इनसे चार्ज का फ्लो नहीं होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपको
A dielectric is an insulating material in which all the electrons are tightly bound to nuclei. ये डायलेक्ट्रिक को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. इट इज टू टाइप्स. एक आपको बताया गया है पोलर डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स. तो पोलर डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे पर कंसाइड नहीं करते हैं और इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है. तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पोलर डायलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल्स आर दैट मटेरियल विच हैव अ डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो. जैसे हमने आपको दिखाया है कुछ HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2O है, NH3 है, SO2. ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं पोलर डायलेक्ट्रिक का. तो एक फिगर में हमने दिखाया जैसे HCl को हमने रिप्रेजेंट किया है. H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो डाइपोल मोमेंट इसका P है और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. तो इस तरह से HCl का कोई न कोई डाइपोल मोमेंट होगा. तो ठीक है. इसी तरह से नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जस्ट इसका अपोजिट होगा. नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका की डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो के बराबर होता है. यानी जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कंसाइड करें. हमने एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया है. H2 है, N2 है, O2 और CO2. अगर आप देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया है CO2 के लिए. तो आप देखिए कि एक डाइपोल मोमेंट P1 इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. यानी नेट डाइपोल मोमेंट इनका क्या होगा? जीरो होगा. इस तरह से आप कह सकते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक वे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होता है और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक वे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है.